श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेकर आया हूं। मेरी कोशिश है कि मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को सामान्य जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिसमें मानव कल्याण व आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, आज हम जिस दवा की स्टडी करेंगे वो है ग्लोनोइनम। इसको ग्लोनोइन भी बोल देते हैं हम, ग्लोनोइनम। और ये बनती किससे है? नाइट्रोग्लिसरीन से। तो मित्रों, आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसके चारित्रिक लक्षणों को देखेंगे, इसके माइंड फिजिकल को देखेंगे कि ये कैसा है। मित्रों, हमारे देश में गर्मियों के दिनों में तेज़ गर्मी में लू लग जाती है, जिसे तापाघात या हीट स्ट्रोक कहते हैं। तापाघात या हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी मौतें होती हैं। मित्रों, आज हम जिस दवा का जिक्र कर रहे हैं वो लू लगने के बाद दी जाती है और इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। वो दवा है ग्लोनोइनम, जो नाइट्रोग्लिसरीन से बनती है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक का काम करती है। इसे डायनामाइट में यूज़ किया जाता है और अपने करैक्टर के हिसाब से ये अपने सिम्टम्स पैदा करती है। देखो, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जिस चीज़ से दवा बनती है ना, उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है मरीज़ में होते हैं। मतलब उस दवा के से रिलेटेड ही वो चीज़ होती है। उस जिस सोर्स से बनती है उस सोर्स का गुण आ जाता है। एनिमल सोर्स से बनते हैं, उस एनिमल्स के कुछ गुण आते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी इसके करैक्टर के हिसाब से अपने सिम्टम्स पैदा करता है। ये मोस्टली इसका इफ़ेक्ट होता है सिर में। मोस्टली देखिए, वैसे तो ये सिर में इसका मुख्यतः इसका इफ़ेक्ट होता है। ग्लोनोइनम के पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर का सारा ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी मेरे सिर की तरफ आ रहा है, चढ़ रहा है। या तो वो हार्ट रीजन में इकट्ठा हो रहा है या सिर में, या तो वो ऊपर जो चढ़ रहा महसूस हो रहा है वो क्या तो हार्ट रीजन में या सिर में, या तो हार्ट रीजन में इकट्ठा हो रहा है या सिर में इकट्ठा हो रहा है। और जब उसे फील होता है कि सारा ब्लड हार्ट रीजन में इकट्ठा हो गया है, तो ये हार्ट रीजन उसे बहुत गर्म महसूस होता है। तो ये तो या तो उसको लगेगा कि ठीक है, या तो उसको लगेगा कि सिर में या ये जो हार्ट रीजन है इसमें इकट्ठा हो रहा है। जब हार्ट रीजन में इकट्ठा होता है तो उसको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। उसी तरह ब्लड रश होकर ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन में फुलनेस की अनुभूति होती है, भरा भरा सा लगता है, एसेंस ऑफ फुलनेस। एक और फीलिंग होती है ब्रेन में, वेव लाइक सेंसेशन,
जैसे ब्रेन वेव की तरह ऊपर नीचे जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे नारियल होता है सूखा, तो उसको जब हिलाते हैं तो ऐसे अंदर का जो गिट होता है वो अंदर हिलता है। तो उसी तरह कई बार चलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे सिर जो है अंदर से कोई हिल रहा है, इस तरह की अनुभूति, वेव लाइक सेंसेशन। जैसे ब्रेन वेव की तरह ऊपर नीचे जा रहा है, ब्रेन एक बार सिकुड़ रहा है, एक बार फैल रहा है, ऐसी फीलिंग होती है। पल्सेटिंग थ्रोम्बिंग टाइप पेन, यानी स्पंदन वाला धड़कन टाइप और जोर से स्पंदन वाला, जोर जोर से ठक 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 का पल्सेटिंग टाइप, इस टाइप का पेन होता है। जब सारा ब्लड ऊपर चढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, तो उसके चेहरे के सामने का पोर्शन पेशेंट का गर्म हो जाता है। ये सामने का पोर्शन ये गर्म हो जाता है, रेड फेस हो जाता है, लाल चेहरा, और ब्रेन का जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ब्रेन का इंट्राक्रैनियल, ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं अपनी, इंट्राक्रैनियल नर्व्स, इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे थ्रोबिंग या हैमरिंग, थोड़े से ठोकने वाला, या कंजेस्टिव ऐसे जकड़न वाला, इस टाइप का हेडेक होने लगता है, जो बहुत ही सीवियर होता है, गंभीर होता है। उसे तेज पल्सेशन होता है और हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसको अगर कंजेस्टिव हेडेक होगा तो साथ में हार्ट बीट भी तेज होगी, और इसके इतनी तेज पल्स होती है कि इसे गले के साइड में भी महसूस, जो कैरोटिड आर्टरी ग्रीवा धमनी को देखकर ही इस तेजी को देखा जा सकता है। ये पल्सेशन इतनी होती है कि यहाँ जो ग्रीवा धमनी होती है ना, कैरोटिड आर्टरी, उसको देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ पल्स इसकी चल रही है। सिर्फ कैरोटिड आर्टरी ही नहीं, जब इसको सीवियर पल्सेटिव हेडेक होता है तो पैर तक आप इसका पल्सेशन फील कर सकते हैं, इतना सीवियर पल्सेशन होता है इसका। और पैर में इसके साथ ही आर्टरी में ब्लड रश हो रहा है, उतना ही तेज पल्सेशन भी हो रहा है, उतना ही तेज पल्सेशन नहीं, पाल्पिटेशन भी हो रहा है। पर अक्सर ये देखा गया है प्रैक्टिस के दौरान कि लू लगने के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो इस हेडेक के साथ कॉमन होती हैं, और वो है जैसे चेहरा लाल हो जाना, आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं, आँखों में रेडनेस, ड्राइनेस हो जाती है, उसकी जीभ ड्राई हो जाती है, पहले रेड बाद में ब्राउन हो जाती है। तो लेकिन इसे प्यास नहीं लगती उस दौरान, और ये सीवियर हेडेक के बाद कभी कभी फेंट यानी बेहोश, अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस हो सकता है, हर केस में हो ज़रूरी नहीं है। अब ये सारे लक्षण आपको एक लू लगने वाले सन स्ट्रोक का लक्षण होता है, इस तरह के लक्षण हैं। अब आते हैं इसकी मोडेलिटी पर। तो इसका इतना ज़्यादा कंजेस्टिव हेडेक होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है कि वो पेशेंट थोड़ा सा भी हिल गया तो दर्द शुरू हो जाता है। चलने से, मूवमेंट से, हिलने से उसका दर्द बढ़ जाता है। इसी तरह का दर्द कंजेस्टिंग, हैमरिंग, पल्सेटिंग तरह का होता है। ऐसा लग रहा है कि कोई हथौड़ा मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हथौड़ा मार रहा है, ठाक ठाक, ठीक है ना। तो सिर पर और लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसमें अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है और उसको गर्म माहौल में रख दिया जाए तो इसके हेडेक की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं हेडेक की, तो हेडेक उसका जब इसका तरह का बढ़ता है और उसको जब गर्म माहौल में डाल दिया जाए तो उस समय और बढ़ जाता है उसका हेडेक।
कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो कंजेस्टिव हेडेक में इसके नज़दीक आती हैं ग्लोनोनियम के, जैसे बेलाडोना, मिलीफोलियम। ये दो भी जो है कंजेस्टिव हेडेक है। कंजेस्टिव हेडेक में काम आते हैं ये भी ग्लोनोनियम की तरह से, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है मित्रों। यानी ग्लोनोनियम और बेलाडोना और मिलीफोलियम के हेडेक में कुछ डिफरेंस है। आती तो ये भी उसी कंजेस्टिव हेडेक में, लेकिन इसके कंजेस्टिव हेडेक और इसके कंजेस्टिव हेडेक, ग्लोनोनियम के कंजेस्टिव हेडेक और बेलाडोना मिलीफोलियम के कंजेस्टिव हेडेक में कुछ डिफरेंस होता है मित्रों। बेलाडोना का जो कंजेस्टिव हेडेक होता है उसमें यदि पेशेंट सिर को पीछे की तरफ, यानी जैसे ये पीछे की तरफ जब किया तो इसको राहत मिलती है, लेकिन ग्लोनोनियम की तकलीफ ऐसा करने पर बढ़ जाती है। देखिए बेलाडोना वाला तो पीछे जब गर्दन करेगा तो उसकी तकलीफ कम हो जाती है, लेकिन ग्लोनोनियम में पीछे करने पर तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन ग्लोनोइन को ठंडी हवा लगे तो हेडेक कम होता है और गर्मी से बढ़ता है। बेलाडोना के बाल बड़े हैं और इन्हें यदि काटा तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा। अब देखिए बेलाडोना, ये विचित्र लक्षण है कि यदि बेलाडोना के पेशेंट के बाल बड़े हैं और इनको काटा तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा। क्यों? काटने से हवा लगेगी ना। लेकिन ग्लोनोनियम के बाल बड़े हैं और उसको यदि बाल काटे तो उसका हेडेक कम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके सिर में जब हवा लगती है तो उसका हेडेक कम होता है। हमने पहले बोला ग्लोनोनियम का हवा से घटता है और गर्मी से बढ़ता है, तो इसमें ये उल्टा हो गया। बेलाडोना चाहता है कि वो अपना सिर ढक कर रखे, गर्म रखे, तो उसे राहत मिलती है, लेकिन ग्लोनोनियम चाहता है कि उसके सिर पर कुछ ना हो। यदि उसने टोपी भी पहन रखी है तो टोपी हटाने के बाद उसको आराम होगा। ये डिफरेंस है इन दोनों में। और मिलीफोलियम में भी कंजेस्टिव हेडेक होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि मिलीफोलियम का जो हेडेक है वो एपिस्टैक्सिस, यानी जो नोज़ ब्लीडिंग बोलते हैं हम, जिसको नक्सीर बोलते हैं, उसे कम हो जाता है। देखिए मिलीफोलियम में नक्सीर आती है तो उसका हेडेक कम हो जाता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मिलीफोलियम कि इसका चेहरा ग्लो करता है, चमकता है, जबकि इन दोनों का चेहरा यानी बेलाडोना और ग्लोनोनियम का चेहरा चमकता नहीं है बल्कि लाल रहता है। इस तरह से तीनों दवाइयाँ कंजेस्टिव हेडेक की बहुत अच्छी दवा हैं, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी अलग है। अब देखिए मैंने तीनों को बता दिया। कंजेस्टिव हेडेक की बात हुई तो मैंने ग्लोनोनियम को आपको बताया, और मैंने ये भी बताया आपको कि ये इसके सिमिलर दो दवाइयाँ और हैं, और भी होती हैं, लेकिन ये दो मुख्य दवाइयाँ कंजेस्टिव हेडेक में काम आती हैं। तो मैंने बेलाडोना का क्या सिम्टम है, मिलीफोलियम का क्या सिम्टम है और ग्लोनोनियम का क्या सिम्टम है, और तीनों में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। बिल्कुल ध्यान रखना मित्रों इस बात का। तो इस तरह ये तीनों दवाइयाँ कंजेस्टिव हेडेक की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी अलग है। ग्लोनोनियम को नोज ब्लीडिंग से नहीं, अपितु उसे वोमिटिंग हो जाए तो उसका हेडेक कम हो जाता है। अब देखिए ग्लोनोनियम का हेडेक कैसा है, जिस हेडेक में उल्टियाँ होती हैं और फिर उसको आराम मिलता है। समझ रहे हैं आप बात? ये माइग्रेन में भी होता है। तो यदि ग्लोनोनियम की नोज़ ब्लीडिंग से नहीं होता उसको आराम, लेकिन यदि उसको उल्टी हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, तो उसका हेडेक कम हो जाता है। आप सोचिए मित्रों, यदि आपके शरीर का सारा ब्लड भाग रहा है ब्रेन की तरफ, तब अगर ब्रेन की नसें कमज़ोर हों तो क्या होगा? तो नसों में से ब्लड लीक हो जाएगा, तो उसे एपोप्लेक्सी, जिसको हम बोलें एपोप्लेक्सी, यदि
सारा ब्लड जो है वो सिर की तरफ जा रहा है, और यदि सिर की नसें कमज़ोर हुई तो क्या होगा, एपोप्लेक्सी होगी, रक्ताघात या स्ट्रोक, लकवा, ये हो सकता है। लेकिन मित्रों ये बहुत रेयर है, ये रेयर चांस ऑफ एपोप्लेक्सी, इट इज़ वेरी डेंजरस। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत खतरनाक है, इट इज़ वेरी डेंजरस। हम कह सकते हैं कि इट इज़ मोर कंजेस्टिव हेडेक देन बेलाडोना। देखिए, बेलाडोना कंजेस्टिव हेडेक है, उसे बहुत ज़्यादा कंजेस्टिव हेडेक होता है ग्लोनोइन का। हम कह सकते हैं कि इसका जो एग्रावेशन है वो सिर्फ सूर्य से ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लाइट से भी बढ़ता है। जैसे कोई टेबल लैंप में पढ़ रहा है, टेबल लैंप से पढ़ रहा है, और अगर वो ग्लोनोइन का पेशेंट है तो लैंप की गर्मी से इसका हेडेक बढ़ जाएगा, ट्यूबलाइट से नहीं बढ़ेगा। जैसे कोई ग्लोनोइन पेशेंट किसी भट्टी के पास बैठा है तो भट्टी की गर्मी से उसका हेडेक बढ़ जाएगा, यानी हीट्स के ताप से उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। जैसे कोई ग्लोनोइन की महिला है, उसे किचन की ट्यूबलाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्यूबलाइट से गर्मी नहीं लग रही है, पास में नहीं है वो, लेकिन जब ये गैस चूल्हे के पास जाएगी तो उसकी हीट से उसका हेडेक बढ़ जाएगा। तो आर्टिफिशियल लाइट, सनशाइन और रेडिएशन ऑफ हीट, इन चीज़ों से ग्लोनोइनम का हेडेक बढ़ जाता है। और कम सिर्फ एक चीज़ से होता है, ठंडा। कुछ चीज़ों से ग्लोनोइन का हेडेक बढ़ जाता है, कोई भी स्टिमुलेंट जैसे वाइन, इन सब से उसका हेडेक बढ़ जाता है। ग्लोनोइन के पेशेंट की तकलीफ़ों की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है इन चीज़ों से, वाइन वगैरह से। और भी बहुत सारी जगहों पर उपयोगी दवा है मित्रों, जैसे फॉर एग्जांपल सेरेब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, यानी ये और कहाँ कहाँ है ब्रेन के, सेरेब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के जो तरल पदार्थ हैं और उनकी झिल्लियों में संक्रमण और सूजन, जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें जो सूजन होती है वो मेनिंजाइटिस। ये एक गंभीर बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों, जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं, उनके संक्रमण और सूजन के कारण होती है। और सेरेब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस में बच्चे का सिर पीछे की तरफ चला जाता है। इसका कंजेशन इतना सेवियर होता है कि ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड पर भी इसका असर होता है। उसका सिर गर्म रहता है और उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। इसलिए अगर एटमॉस्फेयर को लें तो यदि वातावरण को ठंडा किया तो उसके पैर में तकलीफ़ होने लगती है, और यदि एटमॉस्फेयर को गर्म किया तो हेडेक बढ़ने लगता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आप एटमॉस्फेयर को ठंडा कीजिए और पैरों को कवर कर दीजिए। अब देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसके साथ परेशानी क्या है, पैर ठंडे रहते हैं, सिर गर्म रहा। तो अब क्या होता है कि गर्म से तो आपका सिर में समस्या हो गई और ठंडे से आपका पैर में समस्या हो गई। तो अब जब ऐसी सिचुएशन तो क्या करें, ठंडा करें गर्म करें? तो आप क्या कर सकते हो कि ठंडा करें रूम को और पैरों को कवर कर दें, पैरों को कवर कर दें। तो क्या होगा, ठंड हो गई, सिर में आराम मिल गया। तो ये तरीका है हेडेक को, इस तरह के हेडेक को कि जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करने का। पैर एकदम ठंडे होते हैं लेकिन पैरों में पसीने आने लगते हैं, ठंडे होते हैं लेकिन पसीने आने लगते हैं, और इसे रोका नहीं गया तो एक
एक एपिस्टोटोनस जो कंडीशन आती है, अर्थात एक ऐसी स्थिति जहाँ मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन के कारण पीछे की ओर झुक जाती है, मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन होती है। तो यहाँ पर भी ग्लोनोइनम बहुत अच्छा काम करती है। ग्लोनोइनम को की पीठ में दोनों कंधों के बीच में बर्निंग पेन होता है, दोनों कंधों के बीच में, ये रीढ़ की हड्डी, कंधे का ये जो पीछे वाली जो दोनों कंधों की जो होती है ना हड्डियाँ, तो इनके बीच में बर्निंग पेन होता है, बर्निंग पेन। जैसे लाइकोपोडियम में होता है, लाइकोपोडियम में भी होता है ऐसा। ये एक्यूट मेडिसिन है मित्रों, इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन भी बहुत कम है, लेकिन जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है मित्रों, अब हम फिजिकल सिम्टम्स पर जाते हैं। किस पर? फिजिकल सिम्टम्स पर। इसके फिजिकल सिम्टम्स पर अब हम इसके फिजिकल सिम्टम्स से कुछ माइंड सिम्टम्स की तरफ भी आते हैं। फिजिकल तो अपने कुछ देख लिए, अब इसका माइंड देख लेते हैं। फिजिकल सिम्टम्स देखे अपने, ये अब माइंड सिम्टम्स देखेंगे। जैसे ब्लड जाता है ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन में ब्लड इकट्ठा होने की वजह से क्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है और यह प्रेशर ब्रेन के कई सेंटर्स पर पड़ता है, और ऐसा होता है कि इसकी वजह से इसकी मेमोरी में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे उसका अपना शहर जिसमें वो रहता है, उसकी जो गलियाँ वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो उनको भी भूल जाता है। जिस घर को वो अच्छी तरह से जानता है वो उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये वही घर है। यानी इसका कंसंट्रेशन बहुत हैम्पर होता है, बाधित होता है इसकी वजह से। तो ग्लोनोइनम के पेशेंट को जब कंजेस्टिव हेडेक होता है तो वो कुछ भी मेंटल वर्क नहीं कर पाएगा। उसको यदि पढ़ना है या लिखना है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं लिख पाएगा। सो at that time he don't want to do mental work because he is not capable of doing so. वो उसमें एक क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर पाए। उसे कभी कभी सिरदर्द की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसे वायलेंस आती है कि मैं खिड़की से कूद जाऊं। इसलिए इसके हेडेक के साथ कुछ ये मेंटल सिम्टम्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने ही हैं कि थोड़ी वायलेंसी आती है, जंप करने का इम्पल्स आता है और भूल जाना, कंफ्यूज हो जाना आदि। और ग्लोनोइनम के कुछ हेडेक ऐसे भी होते हैं जो एक्यूट नहीं होते बल्कि क्रोनिक होते हैं, काफ़ी दिनों के होते हैं। उनको कंटिन्यूअस हेडेक होता रहता है, लेकिन वो हेडेक जब पेशेंट धूप में जाता है तो बढ़ जाता है। तो मैंने पहले बोल चुका, हीट से बढ़ती है। तो ग्लोनोइनम का पेशेंट जब कभी धूप में जाएगा तो वो देखेगा कि कहीं छांव है तो वहाँ से होता हुआ जाऊँ, या छाता लगा कर चलेगा ताकि उसको डायरेक्ट सनलाइट न लगे। वो क्या करेगा, डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए कहीं छाप में जाके बैठेगा, छाता लगा के चलेगा, वो छाता लगा के चलेगा धूप में। अम्ब्रेला, छाता लगा के चलेगा ताकि उसको डायरेक्ट सनलाइट न लगे। जब डायरेक्ट सनलाइट लगेगी तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा एंड दैट विल बी वेरी सीवियर, और ये दर्द इतना गंभीर हो जाएगा, बहुत गंभीर हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं बेचारे जो ग्लोनोइनम के पेशेंट हैं, अगर उनको कोई फिजिकल ट्रेनिंग के मतलब पीटी के समय सिर में कैप लगानी पड़ती है
तो वो बेचारे बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं, क्योंकि वो धूप में भी गए हैं और उसका हेड कवर भी है। इस तरह की कवरिंग नहीं चाहिए सिर पर वेट नहीं चाहिए सिर को हवा लगनी चाहिए, ठंडी हवा, छांव वाली हवा, तब उसे आराम मिलता है। लेकिन टोपी आपके सिर को कवर कर देती है और सिर में पसीना और गर्मी हो जाती है, जिससे ग्लोनोनम का हेडेक बढ़ जाता है। इस तरह ये सारी चीज़ें ज़रूर देखना। तो ये एक एक्यूट रेमेडी है, जैसा कि मैंने बताया। जो परपेरल कन्वर्जन्स होते हैं, प्रसवोत्तर ऐंठन, या हम बोलें उसको प्रासूतिक आक्षेप, प्रासूतिक आक्षेप या परपेरल कन्वर्जन्स, तो इसमें ग्लोनोनम के पेशेंट में प्रसव के दौरान पड़ने वाला एक टाइप का जो दौरा होता है ऐंठन का, वो भी होता है, जहाँ पर ये काम आती है ग्लोनोनम। यदि मेंसेस सप्रेस हो जाएं तो भी कन्वल्जन्स आते हैं। मेंसेस सप्रेस हो जाएं, मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, तो भी कन्वल्जन्स आते हैं। लेकिन इनके साथ में ये बाकी के लक्षण जो मैंने बताए थे, वो लक्षण भी होने चाहिए। हाइपरथर्मिक कंडीशन ऑफ ब्रेन, मतलब जो हाइपरमिया होता है वो शरीर के किसी विशिष्ट भाग की जो रक्तवाहिकाएं होती हैं उनमें रक्त की अधिकता को दर्शाती है। रश ऑफ ब्लड टू हार्ट एंड ब्रेन, ऑल दीज थिंग्स। तो मित्रों, ग्लोनोनम के बारे में मैंने आपको ये सब कुछ बताया। तो मैंने मेरी समझ के अनुसार ग्लोनोनम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे पेज को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि कोई मशवरा देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा और कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा। आपके सजेशन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इन वीडियोस को अपने मिलने वालों, मित्रों, परिवारजनों और रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि वो भी होम्योपैथी के अद्भुत संसार से परिचित हो सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।